चलो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मर्जी है, 12 डालना है 12 डालो, 14 डालना है 14 डालो, मैं 14 डाल रहा हूँ। क्या पढ़ाऊँ? ध्यान से सुनना है यार इसकी कहानी। देखो, नॉर्मली रेस्पिरेशन, जो बेचारे लोग होते हैं जो ज़्यादा सोचते नहीं इस बारे में, तो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? सांस लेना और छोड़ना, रेस्पिरेशन, है ना। बट रियलिटी ये नहीं है। अभी इसकी एक, इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया अपनी क्लास 11th का वाइवा का। जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, जब वाइवा और मेरा हो गया था तो उसे बुलाया कि अब तुम आ जाओ, तो वो गया। पूछा, बेटा बताओ रेस्पिरेशन क्या होता है? तो उसने कहा, मैम सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन। उसने सीधा इसी टोन में बात करा, मैम सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन। उसे भगा दिया मैंने, उसका एक ही क्वेश्चन लिया, उसमें भगा दिया। तो सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन होता क्या है? हमारा जो ग्लूकोज है, जो हमारा फूड है, उसको ब्रेक करना और ब्रेक करके उससे एनर्जी बनाना, है ना। ग्लूकोज को ग्लूकोज को ब्रेक करना और उससे एनर्जी बनाना, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये बात समझ में आती है? आसान है, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, और एक हो सकता है विदाउट ऑक्सीजन, है ना। ये रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दो तरीके से हो सकता है। या तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ के, या उसके एब्सेंस में तोड़ के। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर विदाउट तोड़ रहे हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है, और इसके अंदर लो एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज़्यादा। और साथ में इसके अंदर कुछ साइड प्रोडक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। ये सब ऐसी चीज़ें इसके अंदर देखने को एज अ साइड प्रोडक्ट देखने को मिल सकती है। बात समझ में? तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या आता है? एरोबिक में एनर्जी जो रिलीज होती है वो ज़्यादा रिलीज होती है, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करता है, एज़ कम्पेयर टू जब हम विदाउट ऑक्सीजन तोड़ते हैं और उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा कम रिलीज होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर होती है इंटेस्टाइन के अंदर, पेट के अंदर। पेट के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है, जो वहाँ पर बैक्टीरियाज प्रेजेंट है हमारे, जो गुड बैक्टीरिया के जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे दही के अंदर भी होते हैं लैक्टिक एसिड, तो वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? जो वहाँ पर फूड तोड़ रहे हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से तोड़ रहे हैं। हमारी मसल सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी कुछ के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। कुछ बैक्टीरियाज है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि हमारे दही वाले बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन तो हम करते ही हैं, जो हम नॉर्मली ऑक्सीजन ले रहे हैं, दैट्स इट एनारोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ में? अगर हम पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर की बात करें तो उसका एक बहुत इजी सा फ्लो चार्ट है, इसकी हमें कहानी पता होना चाहिए। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस आएंगी, जैसे ग्लाइकोलाइसिस आएगी, क्रेब्स साइकिल आएगी, फिर उसके बाद ईटीएस आएगी। बट ये चीज़ वर्क कैसे करती है, ये समझने के लिए हमें इसका पहले फ्लो चार्ट समझना होगा। पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि इसका फ्लो चार्ट चैप्टर कहानी की तरह कैसे मूव कर रहा है। एक तो होता है कि डायरेक्ट आओ, मैं सीधा हेडिंग डलवा दूँ एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाऊँ, फिर क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊँ, और फिर देन ईटीसी पढ़ाऊँ। उसमें क्या होगा? कुछ समझ नहीं आएगा क्या होगा। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर में कहानी चल क्या रही है। बात समझ में? तो इसकी कहानी डिस्कस करते हैं कि इसकी कहानी है क्या। कहानी, स्टोरी, है ना। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने क्या किया? फोटोसिंथेसिस में क्या बनाया हमने? फोटोसिंथेसिस में हमने क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया, है ना। अब इस ग्लूकोज को ही हम तोड़ने जा रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, मान लो रूट्स के अंदर ज़रूरत है, रूट्स के अंदर क्या करेंगे? हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ये ग्लूकोज, सबसे पहले इस ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं हम सबको, अभी मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लूकोज को सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं,
और जिस प्रोसेस से इसे ब्रेक करते हैं, पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में आने की 99% चांस, आपके जो क्लास में एग्जाम होगा, स्कूल में एग्जाम होगा, उसमें 99% चांस है ग्लाइकोलाइसिस की सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, बनाने को आएगा इसका फ्लोचार्ट। तो ग्लूकोज क्या होता है? सबसे पहले ब्रेक होता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, और ग्लाइकोलाइसिस से ब्रेक होके यहाँ पर बनाता है पाइरुविक एसिड। क्या बनाता है? पाइरुविक एसिड बनाता है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस क्या प्रोसेस है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है? उसमें क्या करते हैं हम? ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम ग्लूकोज बोलते हैं। इसके अंदर आपको एटीपी भी रिलीज होती हुई मिलेगी, एटीपी भी बनती हुई दिखेगी, और साथ में NADH भी बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर पी नहीं आएगा, याद रखना। यहाँ पर जो एनर्जी फॉर्म बन रही है निकोटिनामाइड वाली, तो वो किस फॉर्म में बन रही है? NADH2, या तो NADH2 या NADH भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में बन रही है। तो यहाँ पर एटीपी भी रिलीज होती है और NADH भी होती है। और तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ने को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो अब ये पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेंड किया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेंड करके इसे कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। किसके अंदर? एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर? लिंक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और जो आगे होने वाली रिएक्शन है उसको कनेक्ट कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन बोलते हैं। अब आगे क्या होता है? अब आगे जाता है क्रेब्स साइकिल। एसिटाइल कोएंजाइम है किसके अंदर जाएगा? क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब क्रेब्स साइकिल जब होती है तो क्रेब्स साइकिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे एटीपी, जीटीपी, NADH2, FADH2, ये सब एनर्जी मॉलिक्यूल। ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, है ना। और साथ में यहाँ पर CO2 प्लस H2O भी प्रोड्यूस होता है। इसको याद नहीं रखोगे चलेगा, बट ये सब याद होना चाहिए कि जब हम एसिटाइल को एंजाइम को क्रेब्स साइकिल के अंदर भेज रहे हैं, तो उसके अंदर जब वो साइकिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, तो उस टाइम पे कुछ कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, ATP, GTP, NADH2, FADH2। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं आता। अब जब ये सारे कंपाउंड प्रोड्यूस हो गए, अब बात है हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या? सिर्फ और सिर्फ ATP चाहिए, क्योंकि एनर्जी इन द एंड हम यूज करते हैं ATP की फॉर्म में, तो हमें सब कुछ कहीं चाहिए ATP की फॉर्म में। तो हमको GTP को, NADH2 को, FADH2 को क्या करना पड़ेगा? ATP के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसी प्रोसेस को, इन सब को लेके जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर, जिसे बोलते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे हम बाद में फाइनली सबको ऑक्सीडाइज करके ATP बना देते हैं। ये पूरी कहानी है इस चैप्टर की, ये समराइज पोर्शन है कि हम इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में कौन कौन से प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, किस फ्लो में पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन किस फॉर्म में चल रही है। तो सबसे पहले ग्लूकोज को पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, फिर उसको पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, क्योंकि उसे क्रेब्स साइकिल के अंदर यूज करना है, इसलिए इसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन। क्रेब्स साइकिल जब हम फ्लो कराते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम से फ्लो कराते हैं, तो उससे ATP, GTP, NADH2, FADH2 प्रोड्यूस होता है। जब ये प्रोड्यूस होगा, इसको हम भेज देते हैं ETC के अंदर, जिसमें सारे के सारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? फाइनली ATP के अंदर यूज किया जाता है। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये ग्लाइकोलाइसिस वाला, ये तो हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म पता है क्या आपको? बता देते हैं। ये देखो, ये रहा तुम्हारा सेल, ये सेल है, ये है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये है इसकी क्रिस्टल इनर लेयर, है ना, और ये है इसका मैट्रिक्स, ये है साइटोप्लाज्म, है ना। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस होगी यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी, जो पायरुविक एसिड इसके अंदर बनेगा वो भेज दिया जाएगा
इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में आने के बाद वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होगा और क्रेब्स साइकिल के अंदर चले जाएगा। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही है? मैट्रिक्स के अंदर हो रही है। समझ में आ रही है बात? इसको यहाँ पर भेजा, अंदर भेजा, और जो ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है इसके अंदर क्या हो रही है? क्रेब्स साइकिल हो रही है। क्रेब्स साइकिल यहाँ पे होने के बाद जो फाइनल प्रोसेस होता है, जो एक क्रिस्टल दिख रही है ना, ये वाली लेयर दिख रही है, इनर लेयर दिख रही है, इस वाली लेयर के अंदर होता है फाइनल प्रोसेस जिसको बोलते हैं बीटीएस। समझ में आ रही है? आई? आया? पक्का? हवाई? हाँ, मैं देख रहा था छान में। देखो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के, वहाँ पर ग्लूकोज बना लिया है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज बना। ग्लूकोज को हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? साइटोप्लाज्म के अंदर ही पायरुविक एसिड के अंदर। हो गया? पायरुविक एसिड बन गया। अब हमें क्या बनाना है? एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम बनाने के लिए हम पायरुविक एसिड को किसके अंदर भेजते हैं? मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर भेज दिया। मैट्रिक्स के अंदर ही हम क्रेब्स साइकिल चलाते हैं, यानी कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रही है? इस मैट्रिक्स वाले पार्ट में हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल होने के बाद ये सारे कंपाउंड प्रोड्यूस हो गए। इस सारे कंपाउंड को तोड़ेंगे हम एटीपी के अंदर इस लेयर के थ्रू। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हम ये पूरा का पूरा काम कराते हैं FADH2 और NADH2 को एटीपी के अंदर कन्वर्ट कराने के। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं ETS। तो क्रेब्स साइकिल हो रही है मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हो रही है इनर लेयर के अंदर। समझ में आया? इसे साफ साफ बना दूं और इसको बना लेना है ना। पहले लिखना रेस्पिरेशन हेडिंग डालना, उसके अंदर लिखना कुछ पॉइंट्स बेसिक से। माइटोकॉन्ड्रिया इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन के अंदर लिखना इट इज द कैटाबोलिक प्रोसेस, इट इज द कैटाबोलिक प्रोसेस of oxidation reduction reaction, of oxidation reduction reaction। कैटाबोलिक्स तो पता है ना क्या होता है? एनाबोलिक कैटाबोलिक रिएक्शन पता है क्या होता है? एनाबोलिक कैटाबोलिक, एनाबोलिक कैटाबोलिक, कैटाबोलिक ब्रेक करना, एनाबोलिक जोड़ना। समझ रहे हो? लिख लो इसके ऊपर कहीं पे। जब हम दो कंपाउंड को, जो किसी कंपाउंड को जोड़ रहे होते हैं, तो इट्स एनाबोलिक। कैटाबोलिज्म तोड़ना, नाम में ही काटना लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन in which the complex organic food are broken down to form simpler and product में ई वाला एंड आएगा। सिंपलर एंड प्रोडक्ट, ई वाला एंड, हाँ जी, सिंपलर एंड प्रोडक्ट with stepwise release of energy, and carbon dioxide, stepwise release of energy and carbon dioxide। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, of oxygen
respiration can be classified respiration can be classified respiration can be classified into two into two types. फर्स्ट लिखना एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये वाला एनएरोबिक वाला, हाँ जी, फर्स्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई ग्लाइकोलाइसिस में? किसके अंदर? बहुत बढ़िया, बस ये याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम्हें, याद रखने वाली बात, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कॉमन प्रोसेस है दोनों के अंदर, एनारोबिक और एरोबिक के अंदर, यानी कि वो दोनों के अंदर होगा। यानी कि अगर ग्लूकोज को तोड़ना है तो सब पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा। बाकी जितने भी प्रोसेस है, क्रैब्स साइकिल, ईटीसी, लिंक रिएक्शन, वो सारे के सारे जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के। बात समझ में आए? तो सिर्फ और सिर्फ अगर बात करो ग्लाइकोलाइसिस का, वो दोनों में कॉमन है, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी, याद रखो। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ तो ग्लूकोज को हम सबसे पहले किसके अंदर तोड़ेंगे? पायरुविक एसिड, है ना। इसके अंदर सबसे पहले जाता है, हाँ जी, अरे यार सॉरी गलती हो गई, मारियो मत मुझे। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे भैया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर, है ना। उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे हम 3-PGA के अंदर, और जब ये 3-PGA के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर एक NADH2 फॉर्म होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये प्रोसेस बता रहा हूँ, ये एक रिएक्शन है पूरी की पूरी जो पायरुविक एसिड तक जा रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। इसमें कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं जो जब मैं ग्लाइकोलाइसिस बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब ये सिर्फ ये बेसिक सा ही है, इसलिए इसमें इतना नहीं पढ़ना। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3-PGA के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये 3-PGA कन्वर्ट होता है PEP के अंदर, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, और ये फिर बाद में कन्वर्ट होता है किसके अंदर, जो हमें लास्ट में चाहिए, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस क्या था, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस था, जो समराइज्ड पोर्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है, ग्लूकोज को हमने पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया, और ये एक चेन रिएक्शन है जो हो रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके अंदर एक NADH2 फॉर्म हो रहा है, बस है। ये अभी आएगा उसके अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको वो याद रखनी है पूरी रिएक्शन, वो याद रखनी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। अब वो तुम मुझे बता दो, डिटेल में कराओ उसे, ज़्यादा डिटेल में करो, या जितनी NCERT है वो करो, वही करो। ठीक है, वो मुझे बता दो, क्योंकि डिटेल में भी पढ़ाई जाती है लेकिन यूज नहीं है कोई। ठीक है, अब देखो पायरुविक एसिड में आने के बाद ये दो तरह की फर्मेंटेशन के अंदर जा सकता है। फर्मेंटेशन पता है क्या होता है? फर्मेंटेशन जनरली बैक्टीरियाज के अंदर होता है फर्मेंटेशन। वो आपने कभी देखा है, पिज़्ज़ा खाया है कभी? पिज़्ज़ा का डो बनाया है कभी घर में? आटा बनाया है कभी पिज़्ज़ा का? तो उसमें कुछ डालते हैं, क्या डालते हैं? चलो, भटूरे बनाए कभी जी? भटूरे बनाए घर में? भटूरे जब उसका आटा बनाते हैं तो क्या डालते हैं उसमें? बेकिंग सोडा डालते हैं, कोई कोई दही भी डालता है, कोई कोई दही डालता है, तो कोई कोई वो इनो भी डालता है। उसका डालने का रीज़न ना मतलब क्या होता है, हम उस आटे को फर्मेंट कर रहे होते हैं। जनरली दही फर्मेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, वो उसे आटे को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे डाइजेस्ट करके तोड़ना स्टार्ट करते हैं, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यानी कि वहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो एनारोबिक प्रोसेस होता है। जब एनारोबिक प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसलिए वो आटा इस तरह से फूलना स्टार्ट करता है।
समझ रहे हो? यही केस है पिज्ज़ा के अंदर। पिज्ज़ा के अंदर क्या करते हैं, यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट एक फंजाई है, ठीक है, यीस्ट डाला जाता है। वो यीस्ट क्या करती है, वो स्टार्टर को खाना स्टार्ट करती है, और खाने के बाद क्या करती है, उसमें इथेनॉल बनाती है, अल्कोहल बनाती है, यानी कि पिज्ज़ा के अंदर अल्कोहल होता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फूलना स्टार्ट करता है, फूल गया आटा, फिर उसको हम डालते हैं उसके ओवन के अंदर, जब उसे सेकना होता है तो और ज़्यादा फूलता है उस टाइम पे। फॉर द रीज़न, जब वो हीट होता है तो अल्कोहल इवेपोरेट होना स्टार्ट करता है। अल्कोहल जैसे जैसे इवेपोरेट होता है वो आटा और ज़्यादा फूलता चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी एनारोबिक प्रोसेस हो रहा होता है, यीस्ट में जो होता है वो एनारोबिक प्रोसेस होता है, ये बात समझ में आई। और उसके अंदर अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, यानी कि एनारोबिक प्रोसेस के अंदर साइड प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये कन्वर्ट हो सकता है लैक्टिक एसिड के अंदर। अगर ये लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसे बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। और अगर ये कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल के अंदर तो ऐसे बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे इसको, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और दोनों ही प्रोसेस के अंदर NaDPH का यूज होता है, यानी कि NaDH2 टूटेगा किसके अंदर, Na पॉजिटिव के अंदर। सेम यहाँ पर बताओ यार, समझ में आई नहीं बात? वहाँ पर बना, यहाँ पर टूट गया। हाँ जी, हाँ इस वाले में इथेनॉल बनता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। हमारी मसल में भी जो इकट्ठा होता है, समझ रहे हो ना। मसल वाली कहानी सुनाई होगी किसी ने आज तक, वो सबको ही पता होती है जनरली, पता है। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हमारी मसल में दर्द होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर मसल को मजबूरन एनारोबिक रेस्पिरेशन करनी पड़ती है। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है मसल के अंदर इकट्ठा हो, फिर वो सुबह को उठ के मसल दर्द करती है, हल्के हल्के डिग्रेड होना स्टार्ट कर देता है, टूटना स्टार्ट कर देता है, तो दोबारा हमारी मसल नॉर्मल हो जाती है। हाई बात समझ, बना लो यार इसको, फिर इसके बाद लिखवाऊंगा थोड़ा सा इसको, इस तरह से ही बना लो, इसमें प्लस CO2 दिखा देना, डाल रखी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। लिखवाऊँ, लिखो इसके अंदर थोड़ी लाइन छोड़ दे वंशिका, थोड़ी देर उसके बाद बना लो उसे, थोड़ा लाइन छोड़ दो। हाँ लिखना स्टार्ट कर लेते हैं, हो गया कम्प्लीट, ठीक है। इसमें लिखो इट इज़ एन इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन ऑफ, इट इज़ एन इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन ऑफ organic food, incomplete degradation of organic food without using oxygen, without using oxygen, therefore the end products, therefore the end product are never completely inorganic, समझ रहे हो उस लाइन का मतलब, इनऑर्गेनिक, समझ ना मतलब इसका। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ ATP होगा, जो कि इनऑर्गेनिक है। बट अगर यहाँ पर बात करें हम, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ये ऑर्गेनिक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आते हैं इसके अंदर कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक नहीं आते, वो एरोबिक के अंदर आते हैं, ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट लिखना, इट इज़ एन exclusive it is an
exclusive mode of respiration in, it is an exclusive mode of respiration in many prokaryotes, many prokaryotes, comma, several unicellular eukaryotes, several unicellular eukaryotes, unicellular eukaryotes, and is referred to as eukaryotes, and is referred to as fermentation, referred to as fermentation. बाकी कल करें, कल पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो छुट्टी मत मारना।